काल में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। पिछले दिनों झारखंड विधानसभा सत्र में एक बड़ी अहम बिल को पास किया गया। हालांकि उस बिल को पास करने की आवश्यकता भी थी झारखंड के हित में, लेकिन इसका बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया। बीजेपी के विरोध के बावजूद ये बिल पास हुआ। सरकार ने हंगामे के बीच एंटी मॉब लिंचिंग बिल को पारित कर दिया है। अब उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज भी दिया गया है। तो आखिर बीजेपी का विरोध क्यों? कोई भी सरकार का अपना एक चरित्र होता है जहां हिंसा या हिंसक घटनाओं के खिलाफ सरकार एक्शन लेती है और ऐसी घटनाओं को बढ़ावा ना मिले, अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कानून लाने का प्रावधान भी होता है। एक सोच के तहत झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा से ये बिल पारित कराया। तो बीजेपी के विरोध की क्या वजह थी? आखिर किन किन कारणों से बीजेपी को लगता है कि यह बिल सही नहीं है, और जेएमएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को क्यों लगता है कि यह बिल लाना बहुत जरूरी था, समय की मांग थी? तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नकाल। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से वरिष्ठ प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है जेएमएम से वरिष्ठ प्रवक्ता मनोज पांडे जी का, आपका भी बहुत स्वागत है मनोज जी। धन्यवाद सर। प्रदीप जी, पहले आप ही से समझ लेते हैं, आखिर इस बिल का विरोध क्यों? देखिए, राज्य सरकार तुष्टीकरण की राह पर चल रही है। अभी जब सितंबर महीने में विधानसभा का सत्र चल रहा था तो नमाज कक्ष आवंटित किए जाने को लेकर जिस तरह से हायतौबा मचा और कहीं ना कहीं सरकार की जो मानसिकता थी आई, एक वर्ग विशेष को खुश रखने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। अब जहां तक मॉब लिंचिंग के लिए जो कानून बनाया गया, अगर सरकार उसके पहले मॉब लिंचिंग के शिकार जो लोग होते हैं, अमूमन ये जो धारणा है कि जो मुसलमान तबके के लोग होते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अत्याचार होता है, अधिकतर ये घटनाएं होती है। लेकिन कई राज्यों में ऐसा भी होता है जहां जो लोग पीड़ित अपने आप को बता रहे हैं वो काफी प्रभावी होते हैं और उल्टे आक्रमण करते हैं उन लोगों पर जो रक्षा के लिए सामने आते हैं। मूल विषय में आता कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध क्यों किया। हम चाहते हैं कि तस्करी ना हो और गोवंश का वध ना, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इस बिल से वैसे लोगों को प्रश्रय देने की कोशिश की गई है कि जो लोग इस तरह की कार्यगुजारी में लिप्त हैं वैसे लोगों को सरकार प्रोटेक्शन दे रही है कानूनों के तौर पर। और बड़े पैमाने पर झारखंड में धर्मांतरण होता है, आप भी जानते हैं प्रदीप जी। तो धर्मांतरण को कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और प्रोटेक्शन देने की सरकार की कोशिश है। तो वैसे लोगों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा क्योंकि सरकार को उन लोगों का समर्थन हासिल है। जी, मेरा सवाल बहुत बुनियादी है जी। ये तो आप भी मानेंगे कि जो अपराधी हैं उसको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल। और बिल्कुल मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई ऐसा विधेयक विधानसभा में नहीं लाया गया था, ना पारित हुआ था। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे विधेयकों को लाने के बाद शायद जो इस तरह की घटनाओं को भीड़ की शक्ल में अंजाम देते हैं वो 10 बार सोचेंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग का अगर हिंदी रूपांतर करेंगे आप तो भीड़ की हिंसा। हाँ, तो क्या दो लोग भी भीड़ कहे जाएंगे? सर लेकिन सरकार को स्पष्ट करना होगा। नहीं, लेकिन सर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए दो लोग मिलकर, दो लोग भी अगर किसी के साथ, दो लोग मिलकर यदि किसी को मार दिए पीट पीट कर, तो उसको क्या कहेंगे आप? क्या वो भीड़ की हो सकता है कहीं वाद विवाद हो। सड़क चलते आप देखते हैं जिस तरह से ट्रैफिक में भी कहीं कहीं वाद विवाद हो जाता है, तो क्या उसको भी मॉब लिंचिंग की श्रेणी में रखेंगे आप? लेकिन सरकार की मंशा दूसरी है। मैं संजय जी प्रश्न दूसरी ओर खड़ा कर रहा हूं। सरकार की मंशा है कि जो गो तस्करी में लोग लगे हैं, जो गोवध में लगे हैं, हम गोवंश की रक्षा करना चाहते हैं, वध करना चाहते हैं, तो हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना विचारों का। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। ठीक। मनोज पांडे जी, क्या जो बीजेपी का आरोप है तुष्टीकरण को लेकर, ये बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और दूसरा धर्मांतरण को प्रोत्साहन देने की एक मंशा है
और इसी को ध्यान में रखते हुए एंटी मॉब लिंचिंग बिल को विधानसभा से पास किया गया। क्या ये सच है? देखिए संजय जी, जो विषय आपने उठाया, पहले मैं धन्यवाद करूं आपको। और माननीय मुख्यमंत्री ने, युवा मुख्यमंत्री ने एक पहल की और पूरे देश को दिखलाने का काम किया इस बिल को लाकर। इसके पहले 2 राज्यों में ये बिल पास हो चुका है, लागू हो चुका है, राजस्थान और बंगाल। और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए राज्यों को कानून लाना तो चाहिए था केंद्र सरकार को ही, लेकिन केंद्र सरकार नहीं लाती है तो राज्य अपना अपने राज्य में कानून लाना और उसी का पालन अनुपालन ये सरकार करती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि धर्मांतरण को बीच में कहां से लेते आया। भीड़ के द्वारा किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समुदाय के, किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग की अगर हत्या या हिंसा होती है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इनके सिलेबस में हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, इनके अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे, कहीं ले जाइए, कुछ बात कीजिए, टर्न कर लेंगे हिंदू मुसलमान। अरे आप तो सबका साथ सबका विकास की नारा देते हैं, आप आगे आइए, आप समर्थन कीजिए इसका। अभी प्रदीप जी ने बोला कि क्या 2 व्यक्ति के द्वारा की गई हिंसा को भी भीड़ माना जाएगा, जो कि एक्ट में शायद वैसा है। अगर वैसे की पार्टी को चाहिए था कि संशोधन प्रस्ताव लाते, उस पर चर्चा करते, हम स्वागत करते हैं इनके सुझावों का। लेकिन ये तो पूरी तरह से सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना इनका मकसद है, विषय वस्तु इनका बस हिंदू मुसलमान। लेकिन मनोज जी, ऊपर उठने की जरूरत है। मनोज जी, क्या है ना, जो भी उनके प्रस्ताव हैं, यदि वो आपसे इस वक्त हमारे प्रश्नकाल में चर्चा के दौरान जब वो अपनी बात रख रहे हैं, तो शायद विधानसभा में भी वो विरोध इसी मकसद से करना चाह रही होगी बीजेपी कि भाई हमारी बात तो सुनिए, आप भीड़ को आप पहले डिफाइन तो कीजिए, संख्या तो पहले बताइए। 1 से ज़्यादा 2 को आप भीड़ कह देंगे तो ये बिल का तो मकसद पूरा होता नहीं है। सवाल तो है सर। इसमें संजय जी, मैं वही बोला कि इसमें संशोधन प्रस्ताव भी आते हैं। सदन की जो कार्यवाही की जो प्रक्रिया है, आप किसी विधेयक का विरोध करना चाहते हो, उसमें कुछ संशोधन चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, आप संशोधन डालिए उसमें। आपके संशोधन को निश्चित तौर पर अगर जेन्युइन होगा, उस पर बात होगी, उस पर हो सकता है संशोधन मान लेती सरकार। लेकिन संशोधन प्रस्ताव क्या इन लोगों ने लाया? जवाब दीजिए प्रदीप जी। जी संजय जी, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा मनोज जी से कि कहीं धारा 144 लागू की जाती है तो प्रशासन के द्वारा यह ताकीद किया जाता है कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे न हो, उसको भीड़ माना जाता है। ये नई परिभाषा जो करने की कोशिश की गई है वर्तमान सरकार के द्वारा कि 2 व्यक्ति अगर एक जगह किसी के साथ मारपीट करते हो तो उसको भी भीड़ माना जाएगा। तो 144 का जो स्वरूप है, कहीं आप किस तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे? या तो फिर उसको भी आप 2 पर लाएंगे, 2 ज्यादा लोग अगर कहीं होगा, 2 लोग भी होगा तो भीड़ कहलाई जाएगी। लेकिन इसके लिए सदन बना हुआ है, आप वहां पर क्यों नहीं ये संशोधन प्रस्ताव लाए? पहले चर्चा में हमको शामिल तो करते। जब हम अपनी बात कहना चाह रहे थे तो सरकार को सुनने के मूड में नहीं थी। सरकार एक तरफा इसको इस तरह से पारित कराने के लिए आमादा थी। निश्चित रूप से सरकार की हड़बड़ी दिखाई देती है। अगर सरकार की मंशा ठीक होती, संजय जी एक बार बात आपकी मान लेता हूं कि आप चर्चा में क्यों नहीं अपनी बात रख पाए। सरकार की अगर मंशा साफ होती तो अगर मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाया जा रहा था तो संबंधित पक्षों से उनकी राय या सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से भी राय ले ली जाती, तो एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि समग्र दृष्टिकोण सामने आता और ये परिपूर्ण विधेयक होता। लेकिन सरकार तो मनमानी करने पर उतारू है, अपनी बात कर मनवाना चाहती है और उन लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहती है जो लोग कानून हाथ में लेना अपना अधिकार समझते हैं। हाल के वर्षों में जो अनुभव किया गया है बीते कुछ 1-1.5 दशक में, जहां परिपाटी ही अब दिखती नहीं नजर आती कि जहां चर्चा हो, लोगों को शामिल किया जाए, जो पक्षकार हैं उनसे भी राय मशविरा किया जाए, उसके बाद किसी एक ठोस नतीजे पर पहुंचा जाए। ऐसी परिपाटी तो न केंद्र में दिखती है न राज्य में दिखती है, चाहे जिनकी भी जब भी सरकारें रही हैं। कुछ एक मुद्दों को यदि हम छोड़ दें जहां सहभागिता भी होती है, लेकिन आमतौर पर अब नज़र नहीं आती है। तो खैर मनोज पांडे जी, सदन चलाना तो सत्ता का दायित्व होता है, ये तो आप भी जानते हैं, और विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष यदि अपनी बात रखना चाहता था तो आप चर्चा करा लेते, किसने रोका था आपको भाई?
मनोज जी, मनोज जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन आप एक बार फिर बोले, मुझे लगता है कुछ मेरा बहुत सीधा सवाल है कि भाई चर्चा कराने में गुरेज क्यों था? सदन में चर्चा हो जाती तो शायद एक सर्वदलीय सहमति बन जाती तो और ज्यादा विन विन सिचुएशन होता। नहीं, चर्चा से किसने रोका था? वॉकआउट तो वो कर रहे थे, सरकार तो चर्चा के लिए तैयार थी, चर्चा हो भी रही थी, बीच में ये वॉकआउट कर जाते थे। ये तो सिर्फ विषय को धार्मिक विषयों से जोड़ते हैं, ये हिंदू मुसलमान से जोड़ते हैं। इनको ये गौर करना चाहिए कि ये जो विधेयक पास हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो गांवों में डाइन बिसाई के नाम पर जो हत्याएं होती हैं, हिंसा होती है हमारी महिलाओं के साथ, उनके साथ भी न्याय करने का एक मौका मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। और भी जो कई क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि एक भीड़ के द्वारा ये बहुत तरह की जो हिंसा की घटनाएं होती हैं, उसमें धर्म कहीं नहीं आता है, किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ भीड़ नहीं आती है। लेकिन अगर मेरी बात संजय जी, लेकिन इनके कार्यकर्ता चूंकि अभी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, बातों को घुमा के किसी तरह धार्मिक एजेंडा पर लेते आना है। इनके केंद्रीय मंत्री जो है वो जो मॉब लिंचिंग का आरोपी होता है उसे माला पहनाते हैं, तो ये कानून ये तय करेगा कि वैसा आचरण अगर रहेगा किसी जनप्रतिनिधि का तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये तो अपने तरीके से समीक्षा करते हैं किसी चीज का। मैं प्रदीप जी को शामिल कर लेता हूँ। प्रदीप जी, दरअसल झारखंड वो राज्य है जिसका चरित्र हम लोगों ने भी देखा है और आप भी बेहतर जानते हैं। डाइन बिसाही की बहुत कुप्रथा वहाँ प्रचलित रही है और इन कारणों से गांव-गांव में कई बार जो निर्बल अबला होती हैं उनके खिलाफ लोग कार्रवाई करती है एक भीड़ किसी और मकसद से, और फिर वो भीड़ का शिकार होती हैं वो महिलाएं और फिर वो उनकी मौत भी हो जाती है, मारी जाती है। ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, वो हम लोग सब देखते रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, रघुवर दास जी की जब सरकार थी तो 2019 तक यदि हम बात करें तो लगभग 22 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में हुई थी और सरकार हर बार सिर्फ निंदा करती थी लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकती नहीं थी। तो क्या समय की ज़रूरत नहीं थी कि झारखंड इससे आगे निकले और ऐसे जो भी काम कर रहे हो, जो शामिल हो ऐसे अपराधों में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है? तो गलत तो कुछ नहीं है। देखिए संजय जी, आश्चर्य तब होता है जब भाजपा शासित राज्यों में अगर कोई भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है तो मॉब लिंचिंग होता है, उसको लिंचिस्तान बताते हैं। लेकिन अगर बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुनियोजित ढंग से हमारे 100 से ऊपर कार्यकर्ता मारे जाते हैं तो उस पर सभी लोग चुप्पी साधे रहते हैं और उस पार्टी की जीत पर, विधानसभा चुनाव के उपरांत जब जीत होती है तो वो सारे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं, वो भी ड्रम लेकर सड़क पर निकल पड़ते हैं। तब हम प्रश्न पूछते हैं कि आखिर आपका सिलेक्टिव ओपिनियन हर मुद्दे पर अलग अलग क्यों होता है? नहीं, लेकिन जनता पार्टी एक मिनट सदन में, मैं प्रदीप मैं आपकी बात से यदि सहमति भी जता दूं तो क्या झारखंड को आप इन कारणों से एंटी मॉब लिंचिंग बिल नहीं लाने देंगे? क्या झारखंड में मॉब लिंचिंग नहीं होती रही है? क्या ऐसा नहीं दिखता रहा है जहां की लोगों को लगता रहा है कि हम कहां पहुंच गए? दहेज के लिए भी बहुओं को मार दिया जाता है और कहीं कहीं तो 4-5 लोग शामिल होते हैं, सास ससुर नंदन भौजाई सब शामिल होते हैं। सर तो अपराध तो अपराधी है ना, उसके लिए अलग से कानून है। लेकिन उसके लिए आईपीसी में कानून नहीं था, उसके लिए आईपीसी में कानून है। और जो अपराधी तत्वों का मनोबल गिराने की बात आपने कही, अपराधी तत्व किस तरह से झारखंड के अंदर हावी है उसका नुमाइंदा, उसकी नुमाइश कई बार झारखंड के राजधानी रांची में हो चुकी है। एक बड़े पत्रकार के मालिक थे, अपराधी जाकर वहां उनके घर पर पर्ची पहुंचा के आते हैं कि अमुक स्थान पर आपको इतने पैसे पहुंचाने हैं। वो व्यक्ति सदमे में मर जाता है, डर से मर जाता है या क्या कारण हो वो तो सरकार को बताना चाहिए। तो जहां तक प्रश्न है कि उग्रवादियों के खिलाफ या संगठित गिरोह जो अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार अगर कुछ नहीं कर पाती है तो इस तरह के कानून बनाकर आप किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप समाज में ये समझाइए तो लोगों को कि गोवंश की रक्षा क्यों की जानी चाहिए, उससे किस किस का हित जुड़ा हुआ है। सर गोवध क्यों नहीं होना चाहिए? सर तो मेरा गोवंश पे ही सीधा सवाल आपसे है। केंद्र में आपकी सरकार है, आपको मालूम है कि गौ रक्षा बिल को लेकर दशकों से राजनीति होती रही है लेकिन गौ रक्षा बिल आज तक सदन से पारित नहीं हुआ।
अपने अपने स्तर पर कुछ राज्यों ने ज़रूर किया है, लेकिन क्या केंद्र का ये दायित्व नहीं था तब, जबकि प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार है केंद्र में? इस वक्त कौन सी दिक्कतें आ रही थी जहां आपने इस विधेयक को आज भी लटका पड़ा है? देखिए, अमूमन केंद्र सरकार यह मानती है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है, और है भी। लेकिन अगर राज्य सरकारें पूरी तरह से उस पर अमल न कर पाए तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्यों पर कानून थोपने लगे तो कई मूर्धन्य पत्रकार ये कहेंगे कि केंद्र सरकार अब मनमानी पर उतर आई है और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर रही है। तो हम चाहते हैं कि राज्य इस तरह के कानून लेकर आए, लेकिन उसमें सभी लोगों की भावनाओं को समाहित किया जाना चाहिए। जब आपकी सरकार थी सर 1 साल 1.5 साल पहले तक, तब क्यों नहीं लाए थे आप लोग? जी, जरूरत नहीं थी उसकी। तब जब आईपीसी में पर्याप्त, आईपीसी और क्रिमिनल पेनल कोड में, सीआरपीसी में पर्याप्त प्रावधान है कि इस तरह की अगर कोई हिंसा करता है, कोई किसी की हत्या करता है, अगर मान लीजिए आप 10 लोग मिलकर किसी को मारते हैं, किसी की हत्या कर दी जाती है, तो 10 लोगों का मुकदमा होता है कि नहीं होता है? पहले से प्रचलन में है। लेकिन अलग से प्रोटेक्शन, मैं तो यही बार बार कह रहा हूं कि ये प्रोटेक्शन देने की कोशिश है राज्य सरकार के द्वारा। किसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश है? मैं आप ही से जवाब चाहूंगा। वही लोग जो गौ तस्करी करते हैं, जो गोवध करते हैं, गौ मांस की तस्करी करते हैं। नहीं, मान लीजिए सर, कौन करता है ये आप भी जानते हैं। नहीं सर, एक बात बताइए, जो गौ तस्करी करते हैं, जो इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं, उसके लिए आईपीसी में भी प्रावधान है, आप पहले ही बता चुके हैं। और यदि एंटी मॉब लिंचिंग बिल ले आया गया है तो ऐसे लोगों को आईपीसी की धारा में तो तब भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार को पहले जागरूकता चलानी चाहिए। वैसे लोग जो इस तरह के गलत कामों में शामिल हैं, कि आप ये सब कामों को छोड़िए। सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं जहां आपकी आजीविका चल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि गायों की तस्करी करके बांग्लादेश भेजा जाए। संजय जी, आप तो रांची में रहे हैं, रांची से बहुत दूरी नहीं है चांदो की। चांदो में इस तरह की गतिविधियां चरम पर हैं। आए दिन कई ट्रक पकड़े जाते हैं पुलिस पेट्रोलिंग की पार्टी के द्वारा, जिसमें गोवंश ठूस कर उसकी तस्करी की जाती है। मनोज पांडे जी, सरकार को इन चीजों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है ना। शामिल कर लेता हूं, आप सही कह रहे हैं मनोज जी, लेकिन ये बात तो सही है और बहुत ही पीड़ादायक है। आप भी भारत के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक हैं, और आपके अंदर भी एक संवेदना है। आप भी जानते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं तो वाकई पीड़ा। संजय जी, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। पूरी तो कम नहीं आ रही है ना? एकदम हल्का सुनाई पड़ रहा है, समझ नहीं पा रहा। भाई बात तो सही है, गौवंश की रक्षा तो करनी ही चाहिए, और इसमें यदि कोई संलिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनका कहना है, प्रदीप जी का, कि एंटी मॉब लिंचिंग बिल जो है ऐसे गौ तस्करों को प्रोटेक्ट करता है। तो क्या प्रदीप जी ये चाहते हैं कि जो गोवंश तस्करी में शामिल है उनको पीट पीट के मार दिया जाए? क्या यही इनका अंतरात्मा बोलता है? क्या यही इंसानियत है? उसके लिए भी कानून अलग से बने हुए हैं, कानून अपना काम करता है। लेकिन जो कानून अपने हाथ में लेगा तो फिर उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घूम फिर कर गाय पर चले जाते हैं, गोवंश पर चले जाते हैं। मैंने बोला जो डाइट मिठाई के रूप में जो हत्याएं कर दी जाती हैं, जो गांवों में संदरा कर दिया जाता है, और भी जो भीड़ तंत्र जो उकसाने वाली कार्रवाई करके किसी एक व्यक्ति को, निरीह व्यक्ति को जान ले लेती है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? क्या उसके बारे ये घूम फिर कर गोवंश पर चले जाते हैं? जबकि सच्चाई है, जो सूचना के अधिकार के तहत बातें सामने आई हैं, जो मीडिया में भी छपते रहता है, कि सबसे ज्यादा जो बीफ एक्सपोर्टर हैं उनसे सबसे ज्यादा चंदा इन्हीं की पार्टी को मिलता है। बीफ के एक्सपोर्ट के 4 गुना बढ़ जाता है इनके शासनकाल में। अब इनके कई नेता के कत्लगाह है, कई एक का नाम है, संगीत सोम ऐसे नेता इनके यहाँ है जिनका कत्लगाह है अपना, और उनका बीफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है जब ये सत्ता में आते हैं। ये बात करते हैं, ये तो अपने संरक्षण में इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो प्रदीप जी, क्या माना जाए कि गौवंश पर सिर्फ राजनीति होती है और अपनी अपनी दुकान सबकी चल रही है, और इसमें बीजेपी भी अलग नहीं है? देखिए, निराधार आरोप लगाने से पहले मैं समझता हूँ कि कोई सबूत पेश करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता सिर्फ आपकी कही हुई बातों पर तो यकीन करेगी ही नहीं। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है राज्य के अंदर कि उसके नेता चैनल पर बैठ के कुछ भी बोल दे और उसको जनता अक्षरशः स्वीकार करे। चलिए, मैं एक दूसरा प्रश्न आपके सामने लाता हूं प्रदीप जी। ये बात तो आप मानेंगे ना कि कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार दिया, और ये हुआ है।
ये मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तो क्या ऐसी जी, भीड़ को वह- इस तरह की इजाजत देनी चाहिए? क्या उसके लिए बिल की आवश्यकता नहीं थी? अब आप बताएं संजय जी, वो जमाना गया जब कहा जाता था कि अगर आपके गाल पर एक थप्पड़ पड़ी तो दूसरा गाल लगा सामने कर दो। क्या आज ये संभव है? आज नहीं हो सकता। तो सर किसी को और मारना अगर आप आपके घर जस्टिफिकेशन में नहीं, कोई नहीं, प्रवेश कर जाए, आपके किसी घर में कोई प्रवेश कर जाए, संजय जी 1 मिनट कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। जी और वो आपके हाथ लग जाए तो आप क्या करेंगे बता दीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। हम उसको पकड़ेंगे, उसको बांधेंगे। यदि हम 10 लोग हैं वहाँ पर और वो यदि पकड़ा जाता है, और हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और बोलेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये चोरी करने आया था। अब मेरी सुन लीजिए, जी उस 10 लोगों में से सब आपकी तरह समझदार नहीं होंगे। कुछ लोग हाथ पांव भी चलाएंगे और उसकी जान लेने की भी कोशिश करेंगे। तो क्या ये मॉब लिंचिंग होगा? बता दीजिए। सर, मैं तो इसे मॉब लिंचिंग मानूंगा, क्योंकि देखिए क्या है, उसने चोरी की तो उसके लिए एक सज़ा है। आप यदि उसकी जान ही ले लेंगे, इसका मतलब है कि उससे बड़ी तो फिर कोई सज़ा ही नहीं होती है। तो जान लेने का हक तो हमको नहीं है सर। जान लेने का हक नहीं है, लेकिन अभी आपने देखा होगा संजय जी कि जो लोग एडवोकेसी कर रहे हैं इस मॉब लिंचिंग कानून का, जब किसान आंदोलन चल रहा था आपके नोएडा से थोड़ी ही दूरी पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, उल्टा टांग के एक व्यक्ति के हाथ पांव काट दिए गए, लेकिन दलील ये दी गई कि वहां पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? लखीमपुर खीरी में अलग होंगे, आपके मापदंड अलग अलग होंगे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी तो सवाल खड़े करेगी ना। लेकिन सर, लखीमपुर ऐसे- खीरी में सिर्फ किसान आंदोलन चले गए। मैं जवाब दे रहा हूं, मतलब सुन लीजिए। 4 कार्यकर्ता किसान जो थे वो गाड़ी से कुचल कर मारे गए, कार्रवाई हो रही उनके खिलाफ। मारे नहीं गए, मार दिए गए। आपके मंत्री के इशारे पर मार दिए गए। आप ही की बात मानता हूं। SIT की रिपोर्ट भी आ गई और 4 कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे, जिसको भीड़ ने तलवार से लाठी डंडे से मार दिया, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये इनका कहीं ना कहीं आवाज एक पक्ष आठों के लिए हो उठाई जाए। जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मारा जाए तो उसके लिए एक शब्द कोई बोलेगा भी, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोलेंगे तो हम उल्टा उसी पर प्रश्न खड़ा करेंगे, तब जाकर आपके प्रदीप जी, नाउ कम टू द पॉइंट। प्रदीप जी, हम एंटी मॉब लिंचिंग बिल पर हैं। तो क्या यदि आपका विरोध है, आपकी पार्टी का विरोध है, तो क्या राज्यपाल के पास आप ज्ञापन लेकर जाएंगे, वहां विरोध जताएंगे? देखिए, अभी तो कल बिल पास हुआ और सारे प्रावधान उसमें जो किए गए हैं कानूनी पहलू पर, सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया है उस पर हमारे अधिवक्ता जो है वो विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ प्रावधान किया गया है। उसके बाद किस फोरम पर इसको उठाना है जी, तो पार्टी तय करेगी। ठीक है मनोज पांडे जी, दरअसल कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि संवादहीनता जो राजनीति में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फैल चुकी है कोरोना वायरस की तरह। जहाँ जहाँ कहीं भी कोई सत्ता में होते हैं तो विपक्ष के साथ संवादहीनता कुछ ज़्यादा ही हो गई है अब, और जबकि विपक्ष भी लोकतंत्र का अहम हिस्सा होता है। तो क्या ये माना जाए कि सत्ता का भी चरित्र हो गया है कि हमें कुछ नहीं, जो हमने तय किया वही सही, वही संविधान? संजय जी प्लीज एक बार और। संजय जी सुन नहीं पा रहा। क्या विपक्ष से राय मशविरा करना सत्ता का चरित्र अब नहीं रहा है क्या? नहीं, सत्ता का चरित्र पहले बदला हुआ था, आज से 2 साल पहले। सत्ता का चरित्र तो अब दिख रहा है, सद चरित्र जिसको बोलिए। आज यहाँ एक सुनने वाली सरकार है, संवेदनशील सरकार है। हम विपक्षियों की बात भी सुनते हैं, सुनना भी चाहते हैं। ये सुनाए तो अपनी बात। कोई भी बढ़िया सजेशन आएगा, सुझाव आएगा, हम उसको मानेंगे। हम हठधर्मिता की सरकार नहीं है, हाथी उड़ाने वालों की सरकार नहीं है। ये युवा मुख्यमंत्री मूलवासी आदिवासी का बेटा है और वो पूरी बात सुनता है, सभी की बात सुनता है और उसके अनुसार काम हो रहा है झारखंड। मनोज जी, भीड़ को तो संख्या तो तय कर दीजिए, धारा 144 में भी संख्या तय है। क्या बोले? धारा 144? धारा 144 यदि लागू होती है तो उसमें भी एक संख्या तय की जाती है कि 5 से ज़्यादा लोग यदि इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही हुआ नहीं है डिटेल में।
सुना आपने मनोज जी? धारा 144 के बाद स्पष्ट नहीं हो पाया सर। मेरा ही कहना है कि आप भीड़ की संख्या को परिभाषित किए हैं इसमें। देखिए, भीड़ की परिभाषा धारा 144 में है, वो 5 की है। लेकिन जब कानून नया बन रहा है और उसमें जब हमें इस तरह की कार्रवाई को, हिंसा को रोकना है, जो अमानवीय एक अपराध की श्रेणी में आता है, उसे रोकना है, तो 2 व्यक्ति भी मिलकर अगर किसी की हत्या कर देते हैं, कोई निरीह व्यक्ति की, तो निश्चित तौर पर यहाँ भीड़ की परिभाषा 144 से कोई मतलब नहीं है। ये परिभाषित उस एक्ट में राज्य सरकार ने किया। जिसको आपत्ति हो वो बात करे, सुझाव लाए। नहीं मनोज जी, ये आपत्ति तो हमारी भी है। मान लीजिए कोई 2 आदमी मिलकर किसी को मारपीट रहा है, उस पर एंटी मॉब लिंचिंग बिल के तहत आप कार्रवाई करने की बात कहेंगे तो ये तो उतना उचित नहीं होगा। उसके लिए आईपीसी कई धाराएं हैं। आप देखिए, आईपीसी की धाराएं हैं संजय जी, लेकिन उन धाराओं में जो सुनवाई होती है उसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे जो भी कल्प्रिट हैं वो एस्केप करते हैं। इस विधेयक ने यह सुनिश्चित किया है कि उसकी सुनवाई त्वरित होगी, एक टाइम फ्रेम के अंदर होगी, और उसमें चूंकि मॉब लिंचिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है तो वो बचेगा नहीं, उस पर कार्रवाई होगी, उसे सजा मिलेगी। वो ठीक है, लेकिन मैं आपसे निजी तौर पर सहमत नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि भीड़ को डिफाइन तो करना ही चाहिए। हिंसक भीड़, भीड़ शब्द अपने आप में कई ज्यादा संख्या का जिक्र करता है, लेकिन यहां पर 1 से ज्यादा 2 भी यदि आप है, उसको भी आप यदि भीड़ बताते हैं तो इसको संशोधन में तो लाना ही चाहिए। ये मेरा भी विचार है। और बाकी आपका ये बिल लाना समय की मांग थी, ऐसा हमें लगता है। आपका बहुत धन्यवाद मनोज पांडे जी, अपनी राय रखने के लिए पार्टी की ओर से। बहुत शुक्रिया प्रदीप सिन्हा जी आपका, बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर अपनी खास राय रखने के लिए। तो प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही, लेकिन एंटी मॉब लिंचिंग बिल झारखंड जैसे राज्यों में वाकई लगता तो है कि उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि बीते कई वर्षों में मॉब लिंचिंग की इतनी ज़्यादा घटनाएं वहाँ होती रहीं जहाँ लगता था कि भाई क्या किया जाए, कैसे रोका जाए। सरकार भी समय समय पर, तब की सरकार भी चिंता ज़रूर जताती थी, लेकिन कोई ठोस पहल तब तो नहीं हो पाई थी। जेएमएम की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में ये पहल ज़रूर की है, बिल लाया है, झारखंड उसका स्वागत ज़रूर करता है, लेकिन कुछ ऐसे ठोस सुझाव भी हैं जिस पर सरकार को भी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। कहीं न कहीं संशोधन की गुंजाइश रहती है और उसको बरकरार रखने की भी आवश्यकता है। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।